वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर के अंदर फिन फिशेस के बारे में। अलग अलग टाइप के ब्रैकिश वाटर के अंदर कल्चर किए जाते हैं। पर्ल कल्चर किया जाता है, ऑयस्टर कल्चर किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्रैकिश वाटर की फिशेस होती हैं वो कल्चर की जाती है। तो आज की वीडियो में फिन फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ब्रैकिश वाटर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खारा पानी क्या होता है। तो ब्रैकिश वाटर की अगर हम बात करें, एक सी वाटर होता है, एक ब्रैकिश वाटर होता है, और एक हमने डिस्कस कर लिया फ्रेश वाटर होता है। ठीक है। तो फ्रेश वाटर के अंदर सैलिनिटी जो होती है, लवणता जो होती है वो जीरो होती है। सी वाटर के अंदर हाई होती है, एंड ब्रैकिश वाटर के अंदर सी वाटर से कम होती है एंड फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है। फ्रेश वाटर से ज्यादा होगी, सी वाटर से कम होगी। तो जहां पे सी एंड फ्रेश वाटर मिलेगा वो ब्रैकिश वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर हो गया एंड सी वाटर हो गया, जो जहां पे मिलता है वो ब्रैकिश वाटर यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब इस ब्रैकिश वाटर के अंदर जो एनिमल रहेंगे, जो फिशेज रहेगी, उनको यूरी हेलाइन बोला जाता है। यूरी हेलाइन, यूरी ग्रीक वर्ड यूरस जिसका मीनिंग होता है वाइड, एंड हेलिनोस जिसका मीनिंग होता है साल्ट से मिलके बना हुआ है, यानी कि वाइड रेंज ऑफ साल्ट यहाँ पे होती है। तो यूरी हेलाइन क्या होता है, जहां पे सैलिनिटी, लवणता की एक विस्तृत श्रृंखला में के पानी में रहने की सक्षम हो। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे फिशेस के पास एक एबिलिटी होती है, इनके अंदर सक्षम ये होते हैं ताकि एक विस्तृत श्रृंखला के अंदर सैलिनिटी की एक वाइड रेंज के अंदर क्या कर सके, ये सरवाइव कर सके। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण भारतीय खारे पानी की खेती योग्य यानी कि कल्चरेबल फिन फिशेस के बारे में लिस्ट दी हुई है, जिसके अंदर स्पीसीज के बारे में, फूड के बारे में, फीडिंग हैबिट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ये फिशेस की एग्जाम्पल है जो क्या की जा सकती है, कल्चर की जा सकती है फिन फिशेस के तौर पर। तो स्पीसीज में सबसे फर्स्ट है चानोस। चानोस जिसके अंदर फ्राई एंड फिंगरलिंग्स। तो ये फिश की स्टेजेस होती है, फ्राई होता है, फिंगरलिंग्स होता है, इसके अलावा जुइनाइल स्टेज होती है, वयस्क होती है यानी कि अडल्ट होती है। अलग अलग स्टेजेस चलती रहती है इनकी डेवलपमेंट के अंदर। जब ये विकास करती है एग से लेके अडल्ट तक, तो इनके अंदर ये स्टेजेस आती हैं। फ्राई जो होता है, जब फिश यानी कि जो फिश एग हो गया, स्पॉन्स हो गए, वो क्या करते हैं, जब वो उनका योक सैक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड वो क्या हो जाते हैं, वो एबल हो जाते हैं कि वो खुद से ईट कर सके, फीड कर सके खुद को। फिंगरलिंग्स क्या होंगे, जो वो फिंगर के साइज के हो जाएंगे फिश स्पीसीज, तो उनको फिंगरलिंग्स बोलेंगे। इसके बाद जुवेनाइल स्टेज होगी एंड इसके बाद अडल्ट यहाँ पे बनेगा। तो फ्राई और फिंगरलिंग्स डायटम्स फोरानिमिफेरस आदि के ऊपर फीड करते हैं। जुवेनाइल्स यानी किशोर जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी डायटम्स के ऊपर फीड करते हैं। अडल्ट जो होते हैं वो बेंथिक फूड के ऊपर ईट करते हैं, एंड ये इनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग ये हर्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट है एलोप्स मंचाटा। ये जो है छोटे फिश, स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द एट्रोप्लस सोराटेंसिस। इनके अंदर फ्राई जो होते हैं वो जलीय कीट लार्वा यानी कि एक्वेटिक इंसेक्ट लार्वा फिलामेंटस एल्गी के ऊपर फीड करती है। जुविनाइल जू प्लैंक्टन और जो वनस्पति पदार्थ होते हैं, वेजिटेबल मैटर है, उसके ऊपर ईट करती है। अडल्ट जो होते हैं फिलामेंटस सेवाल और जलीय पौधे और फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट है लेटस कैलकैरिफर। लेटस कैलकैरिफर जो है ये मछली, कीड़े, घोंघे और क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करते हैं एंड ये कार्निवोरस होती हैं। इसके बाद मेगालोप्स साइप्रिनोड्स जो होते हैं, इसके अंदर फ्राई, रोटिफर्स, डायटम्स एंड फिलामेंटस सवाल के ऊपर ईट करते हैं। व्यस्क जो होते हैं मछली, क्रस्टेशियंस, कीड़े और उनकी लार्वा के ऊपर ईट करते हैं एंड ये कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट है मुगिल पर्सिया। मुगिल पर्सिया जो है इसके अंदर जो फ्राई है वो फाइटोन जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं। फिंगरलिंग्स और अडल्ट जो होते हैं डायटम्स, कॉपीपोड्स एंड पोलिचेट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये कैसे हो गए, ओमनिवोरस होते हैं। मुगिल टेट जो है ये शैवाल, डायटम्स और इसके अलावा जो सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके ऊपर ईट करते हैं। तो इस वे में ये ओमनिवोरस होते हैं।
मुगिल सिफेलिस ये फाइटोजूप्लैंक्टॉन्स और डेट्राइटस और नीले हरे शैवाल और छोटे क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। मुगिल जो होती है, मुगिल की जो स्पीसीज है वो सारी ओमनिवोरस ही है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है पोलिनेमस टेट्राडेक्टाइलस। ये जो होती है कॉपीपोड्स, क्रस्टेशियंस और टिलोस्ट लार्वा के ऊपर फीड करती है, तो ये कार्निवोरस होती है। राइजोमुगिल कोर्सुला जो है ये कॉपीपोड्स, इंसेक्ट्स और फिलामेंटस एल्गी और मोलस्क के ऊपर ईट करती है, तो ये ओमनिवोरस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेकिनोटस कैरोलिनस। ये मोलस्क, सॉफ्ट क्रस्टेशियंस और मछली के जो किशोर होते हैं, जुविनाइल्स होते हैं, डाइटम्स के ऊपर फीड करती है, तो ये मांसाहारी होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रैकिश वाटर कल्चरेबल फिश के बारे में डिस्कस कर लिया है, उनके स्पीसीज के नाम के बारे में एंड उनके फूड एंड फीडिंग हैबिट के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फिश कल्चर का एग्जाम्पल एंड फिश कल्चर के अंदर कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं। तो फिश कल्चर का एग्जाम्पल जो है ये लिया जाता है भैरी कल्चर, जैसे हो गया सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर ये किया जाता है भैरीज। तो भैरीज क्या होते हैं, ये निचले क्षेत्र होते हैं, यानी लो लाइंग फील्ड्स होते हैं। उच्च ज्वार जो हो गया, हाई टाइड्स हो गए और जो इनफ्लोइंग रिवर्स है, उनके पानी और मछली के बीज यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पानी के साथ वो फिश सीड लेके आते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो फिंगरलिंग्स हो गए, फ्राइज होगी, वो लेकर आती है और ये इस पानी के अंदर फिर ये ट्रैप कर दिए जाते हैं। तटबंध बाढ़ और ज्वर के दुष्प्रभाव को रोकती हैं। अब ये कैसे होते हैं, लो लाइंग फील्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से एम्बैंकमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़े से एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे गहराई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ हो गई या फिर टाइड्स हो गए, उनका जो इल इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है, उससे ये बचे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्लिस गेट बनाए जाते हैं जो कि बैम्बू के बने हुए होते हैं, और ये स्लिस गेट क्या करते हैं, वाटर की फ्लो को कंट्रोल करके रखते हैं। ये मछलियों को निकलने से यहाँ पे रोक के रखेंगे। कल्चर जो है जनवरी और फरवरी में शुरू होता है, मछलियां सितंबर और अक्टूबर में पकड़ने के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद इसकी अगर हम यील्ड की बात करें, 100 टू 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष होती है। हालांकि ये जो यील्ड है बहुत लो है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत लो होती है। यहाँ पे प्रमुख प्रजातियां जो है ये होती है लेटस कैलकैरिफर हो गई, मुगल स्पीसीज होगी, मिस्टिस गुलियो, इसके अलावा पोलिनेमस टेट्राडेक्टाइलस हो गई एंड एंगुला बेंगोलेसिस हो गई। तो ये कुछ फिश कल्चरल फिशेज हैं जो कि यहाँ पे भैरीज के अंदर कल्चर की जाती है। इसके बाद फिन फिश कल्चर के अंदर ये 3 स्टेप्स लिए जाते हैं। पहले कलेक्शन किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों से, फिर इनका प्रजनन को इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, इनको फोर्स किया जाता है कि अब तुम क्या करो, ब्रीड करो। इसके बाद जो भी यहाँ पे स्पोन होंगे और स्टॉक होगा उसको मेंटेन किया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में प्राकृतिक संसाधनों से इनको संग्रह किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है। तो मछलियों की विभिन्न किस्में उनके प्राकृतिक स्रोतों यानी नेचुरल सोर्सेज में उनको एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो नेचुरल सोर्सेज हो गए उनसे पकड़ के इनको लेके आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुलेट्स हो गए, जिसके अंदर मुगल पर्सिया एंड मुगल टेड हो गए। ये पश्चिम बंगाल के ज्वारीय खाड़ियों, टाइडल क्रीक्स और कोंटाई तट के पूल से एकत्रित किए जाते हैं। मुगल पर्सिया जो है ये पोर्ट कैनिंग के नाम के पास मटाला इशचरी और महानदी इशैचुरी से भी एकत्रित किए जाते हैं। चिल्का झील से मुगिल सिफेलस और मुगिल मैक्रोलैपिस को इकट्ठा किया जाता है। चनोस चनोस को भारत के पूर्वी तट के इशैचुरी से एकत्रित किया जाता है एंड लेटेस्ट कैलकैरिफर को चिल्का झील, हुगली नदी एंड सुंदरबन के इंटरटाइडल पूल से एकत्रित किया जाता है। तो अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनको अलग अलग उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनके नेचुरल सोर्स से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इनको क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, यानी कि जो इनको कल्चर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इनको इंड्यूस किया जाता है साल में 2-3 बार कि तुम अब ब्रीड करो। ठीक है, तो इंड्यूसिंग के लिए यहाँ पे टेक्निक यूज की जाती है। तो अधिकांश मछलियां प्राकृतिक रूप से समुद्र में प्रजनन करती है।
फिन फिशेस के अंदर जैसे कि मुगिल स्पीसीज है, इसके अंदर इंड्यूस ब्रीडिंग शुरू की गई है। एंड इस इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए एक टेक्निक की जाती है जिसको हाइपोफाइसेशन बोला जाता है। हाइपोफाइसेशन क्या होता है? हाइपोफाइसिस वर्ड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए आता है। तो यहाँ पे हाइपोफाइसेशन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया जाता है एंड देन उसको फिर इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट किया जाता है। यानी जब उसको इंजेक्ट किया जाएगा, फिश क्या हो जाएगी? इंड्यूस हो जाएगी ब्रीडिंग के लिए। तो उसको इस इंजेक्शन की हेल्प से कभी भी क्या किया जा सकता है? उसको इंड्यूस किया जाता है, फिर ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो इंड्यूस ब्रीडिंग की हेल्प से क्या किया जा सकता है? इनको इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसके बाद मेंटेनेंस होती है स्पोन्स एंड स्टोक्स की। ठीक है, ब्रीडिंग तो हो गई है, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडे हैं, उनको 0.5 टू 1 टन क्षमता के गोल प्लास्टिक टैंक में रखा जाता है। स्थिर पानियों की टंकी होती है जो कि अच्छी तरह से वातित यानी एरिएटेड इनको रखा जाता है। और बहते पानी के प्रकार के टैंकों में 2 से 3 शंक्वाकार हैचिंग जाल पानी में लटकाए जाते हैं और ताजे समुद्र के पानी के निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह की आपूर्ति के लिए उनके पूंछ के सिरे प्लास्टिक पाइप से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो ये ऐसे रखे जाते हैं कि यहाँ पे नेचुरली क्या हो, सी वाटर के अंदर वाटर जो है इस नेट की हेल्प से फ्लो होता रहे, या तो इनको ऐसे टाइप के टैंक्स में रखा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पाइप्स लगाई जाती है। इन पाइप्स की हेल्प से लगातार यहाँ पे जो सी वाटर है उसकी आपूर्ति की जाती है, जिसकी वजह से एरेटेड रहता है एंड इसके अंदर फूड भी आता रहता है। इसके अलावा फूड जो है वो बाहर से भी देते हैं ये। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, फिन फिशेस का कल्चर किया जाता है। अब इस स्टेप के ऊपर यहाँ पे कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। प्रिकॉशंस के अंदर हैचिंग एरिएटेड वाटर यानी वातित जल वाले टैंकों में होनी चाहिए। हैचिंग के तुरंत बाद इन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हैचिंग हुई और इनको जल्दी से जल्दी इन टैंक्स के अंदर भर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा जो रेयरिंग होती है, पालन होता है, पालन के लिए मौसमी और स्थिर समुद्री जल का उपयोग करना चाहिए। एंड पानी के तापमान और गुणवत्ता में अत्यधिक परिवर्तन से बचना चाहिए। एकदम से उनके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए कि तापमान ज्यादा हो गया फिर कम हो गया एंड उसकी क्वालिटी घट गई है, तो उसके अंदर एकदम से अत्यधिक परिवर्तन से बचना चाहिए। जो विकास होता है, डेवलपमेंट के विभिन्न चरणों यानी डिफरेंट स्टेजेस पर उपयुक्त भोजन की आपूर्ति की जानी चाहिए। अभी हमने टेबल के अंदर डिस्कस किया था कि उनके फूड के अंदर वो फ्राई कुछ खा रही है, फिंगरलिंग कुछ खा रही है, जुविनाइल कुछ खा रहे हैं, अडल्ट कुछ खा रही हैं, तो वो अलग अलग टाइप के फूड के ऊपर ईट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के अंदर अलग अलग यानी कि उपयुक्त भोजन की आपूर्ति की जानी चाहिए, ताकि उनकी अच्छे से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो ये कुछ यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं जो कि लिए जाने चाहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे कल्चर के लिए। तो यहाँ पे हमने फिन फिशेस के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि ब्रैकिश वाटर के अंदर कल्चर की जाती है। अपकमिंग वीडियोस में हम पर्ल कल्चर एंड ऑयस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।